आईन अकबरी, और यह ग्रंथ भी अबुल फजल द्वारा ही लिखा गया। जब मेवाड़ अकबर के आधिपत्य में था, उस समय अकबर की जो शासन व्यवस्था थी, शासन की जो नीति थी मेवाड़ में, उसका वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ अजमेर की जो जलवायु है, अजमेर का मौसम है, अजमेर और आसपास के क्षेत्र के जो वस्त्र हैं, त्यौहार है राजस्थान के, और राजस्थान में जो प्रचलित जो मुद्राएं थी यहाँ के स्थानीय शासकों की, उनके बारे में भी इस ग्रंथ में बताया गया है। अगला ग्रंथ है तबकात ए अकबरी, और इसके जो लेखक थे ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। और यह ग्रंथ जो है दोस्तों वो 3 खंडों में बटा हुआ है। और देखिए इस ग्रंथ की खास बात यह है, आधुनिक इतिहासकार जो है, इसके लेखक जो है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, इनको काफ़ी विश्वसनीय इतिहासकार मानते हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं पर भी पक्षतापूर्ण बातें नहीं लिखी, किसी एक पक्ष का इन्होंने समर्थन नहीं किया। इन्होंने जो कुछ बातें लिखी है वो निष्पक्षता से लिखी है। साथ में इनके ग्रंथ में कहीं पर भी हमें कट्टरता की झलक देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और इसीलिए जो इतिहासकार है, आधुनिक इतिहासकार, वो इस ग्रंथ को काफ़ी विश्वसनीय मानते हैं। और साथ में देखिए इस ग्रंथ में लेखक ने जौहर का अच्छा वर्णन किया है। जौहर का काफ़ी विस्तार से इसमें बताया गया है, जौहर की क्रिया के बारे में। और साथ में देखिए दिल्ली और आगरा से, ठीक है, कहाँ पर, दिल्ली और आगरा से मालवा और गुजरात जाने वाले जो मार्ग थे, जो रास्ते थे, उन रास्तों के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए इतिहास में दिल्ली और आगरा, ख़ास तौर से जब सल्तनत काल या मुग़ल काल की जब हम बात करते हैं, तो दिल्ली और आगरा काफ़ी केंद्र, मतलब एक तरह से सत्ता का केंद्र रहे हैं, मुग़लों की सत्ता का केंद्र रहे हैं, ठीक है। इसलिए और जो सुल्तान होता था, सम्राट होता था, वो भी या तो दिल्ली या फिर आगरा, दोनों में से किसी जगह पर निवास करता था। तो जब भी वो कहीं जाता था, ख़ास तौर से जब दक्षिण जाना हो, दक्षिण की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर गुजरना होता था। तो राजस्थान और मालवा, ठीक है, और गुजरात, इन रास्तों का उन्होंने इस ग्रंथ में, लेखक ने काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। और देखिए एक ख़ास बात यह भी है कि इस ग्रंथ में लेखक ने यह बताया है कि मुग़ल सेना के लिए जो प्रशिक्षित ऊँट चाहिए होते थे मुग़ल सेना को, वो राजस्थान से मंगवाए जाते थे। अगला ग्रंथ आता है मुंतखब उत तवारीख, और इसके जो लेखक थे अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है, जो बदायूनी के नाम से काफ़ी फेमस रहे हैं इतिहास में। और ये बदायूनी जो थे वो अकबर के प्रमुख दरबारी थे और अपने समय के एक बड़े विद्वान भी थे। और इस ग्रंथ से हमें देखिए अलवर, जयपुर, चित्तौड़, ठीक है, इस इलाके की भौगोलिक जानकारी, राजस्थान में पड़ने वाली जो भयंकर गर्मी थी उसकी जानकारी, जौहर प्रथा, सती प्रथा, इसकी जानकारी, भारमल की पुत्री का अकबर से विवाह, इसकी जानकारी, रक्षाबंधन त्यौहार और हल्दी घाटी की जो युद्ध हुआ, इन सब की जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। अगला ग्रंथ आता है तारीख ए शेरशाही, इसके लेखक थे अब्बास खां सरवानी। देखिए दोस्तों, मालदेव और शेरशाह का जब युद्ध हो रहा था, कौन सा युद्ध, सुमेल का युद्ध, उस युद्ध में यह लेखक स्वयं उपस्थित था। और इस ग्रंथ में हमें देखिए मालदेव और उदय सिंह के विरुद्ध शेरशाह की जितनी भी गतिविधियां थी, उन गतिविधियों के बारे में हमें इस ग्रंथ से विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अगला ग्रंथ आता है मखजान ए अफ़गानी, और इसके लेखक थे नियामतुल्लाह। इस ग्रंथ से हमें देखिए लोधी वंश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाती है। साथ में देखिए मेवात का जो इलाका था, अलवर का जो इलाका, वर्तमान अलवर जो है, उस इलाके की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। और साथ में देखिए सिकंदर लोधी ने जो नागौर पर आक्रमण किया, उसकी भी जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। अगला फेमस ग्रंथ है तारीख ए फरिश्ता, और इसके लेखक मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। और ये देखिए काफ़ी विशाल बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ है। और देखिए इस ग्रंथ से हमें क्या क्या पता चलता है। देखिए कुंभा और रायमल, मेवाड़ के जो शासक थे, उनकी गतिविधियों के बारे में, ईडर और मेवाड़ के जो संबंध थे उसके बारे में, नागौर और जालोर के जो बिहारी पठान थे उनके बारे में, मारवाड़ का जो रेगिस्तान था, साथ में बनास नदी का जो मार्ग था, नदी का, उसके बारे में, और अकबर द्वारा अजमेर में कराए गए कार्यों, और साथ में राजस्थान के प्रमुख मार्ग, इन सब की जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त हो जाती है। अगला ग्रंथ आता है तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, और इसके जो लेखक थे वो स्वयं जहांगीर थे। इस ग्रंथ को हम जहांगीर नामा के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथ से देखिए हमें एक तो अजमेर नगर और अजमेर जो सूबा जो था उसके बारे में, रणथंभौर पर किए जाने वाले आक्रमणों के बारे में, और उस आक्रमण के फलस्वरूप जितने भी जो गांव जो मुग़ल सेना द्वारा बर्बाद कर दिए गए,
उनकी जो दुर्दशा की गई उसका भी वर्णन इस ग्रंथ में है। और मुग़लों की जो मेवाड़ से जो संधि हुई उस संधि के बारे में भी इसमें बताया गया है। साथ में उस संधि के फलस्वरूप जो भी भेंट मुग़ल शासकों द्वारा दी गई उनका भी इसमें वर्णन है। और साथ ही साथ दशहरा, होली, दीपावली, ठीक है, उस समय की जो शिल्पकला थी, इनका सबका वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। अच्छा, आप देखिए दोस्तों कि इस ग्रंथ में एक बात बड़ी गड़बड़ हो गई। अब ये कैसे हो गई, जहांगीर से जानबूझ के की गई या वो गलती से हो गई। देखिए यहाँ पर जहांगीर ने जो आमेर के जो शासक थे भगवंत दास, उनको जहांगीर ने इस ग्रंथ में भगवान दास नाम से लिख दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बाद में जो उनके जो पुत्र थे मान सिंह, उनकी पहचान साबित करने में बड़ी दिक्कत हो गई इतिहासकारों को, ठीक है। तो इस ग्रंथ के बारे में एक ये थोड़ी विशेष बात है, ध्यान रखिए। अगला ग्रंथ जो आता है इकबाल नामा, और इसके जो लेखक थे मोतमिद खां। देखिए इस ग्रंथ में लेखक ने मोतमिद खां ने राजपूतों का बड़ा आकर्षण चित्रण प्रस्तुत किया है, और वो भी अपने अनुभव के हिसाब से। जो उनके जो अनुभव रहे मोतमिद खां के लेखक के, वो उन्होंने इस ग्रंथ में बड़े सजीवता से प्रस्तुत किए। साथ में देखिए खुर्रम द्वारा, खुर्रम कौन, शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ का जो पूर्व नाम था, पहले खुर्रम थे वो, ठीक है। तो खुर्रम द्वारा मेवाड़ में जो हत्याएं की गई उनका विवरण भी लेखक ने इस ग्रंथ में किया है। साथ में देखिए मेवाड़ की धीरे धीरे हमें पता है कि मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी डामाडोल हो गई एक टाइम में, तो उसी समय का लेखक ने यहाँ पर उसका भी वर्णन किया है विस्तार से। अगला ग्रंथ है बादशाह नामा, ठीक है, और इसके जो लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी। और इस ग्रंथ से चित्तौड़ और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसकी भौगोलिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही राजकुमार कर्ण के पुत्र जगत सिंह जी, ठीक है, उनको मुग़लों की तरफ से, मुग़ल शासक की तरफ से जो भेंट दी गई, जो उपहार दिए गए, उनका भी इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। अगला ग्रंथ आता है शाहजहाँ नामा, और इसके जो लेखक थे वो थे इनायत खां। और इस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि देखिए मेवाड़ के शासक ने मुग़लों के साथ में जब संधि की तो वहाँ पर ये शर्त थी कि मेवाड़ का शासक जो है वो चित्तौड़गढ़ के किले की जो है मरम्मत नहीं करवाएगा, ठीक है, उसकी रिपेयरिंग नहीं करवाएगा। लेकिन इस संधि के इस शर्त का उल्लंघन करते हुए जब मेवाड़ के शासक ने किले का पुनरुद्धार कराया, उसकी मरम्मत करवाई, तो मुग़ल सेनाएं जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए और उस किले को वापस ध्वस्त करने के लिए जब सेनाएं गई, मुग़ल सेनाएं चित्तौड़ की तरफ, तो रास्ते में जाते समय उन्होंने जो भी गांव आए उनमें खूब लूटमार की, ठीक है, उनकी बुरी दुर्दशा कर दी उन गाँवों की। तो इस पूरी स्थिति का जो है वो विस्तार से इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। अगला ग्रंथ है मासिर ए आलमगीरी, और इसके जो लेखक थे मोहम्मद साकी मुस्तैद खां। और इस ग्रंथ से हमें देखिए एक तो अजमेर का जो महत्व था उस समय, क्योंकि अजमेर में देखिए एक तो दरगाह थी, ठीक है, और दरगाह के कारण से जो मुग़ल शासक थे उनका आना जाना है ना वहाँ पे रहता था, ठीक है। और इसी कारण से लगभग सभी मुग़ल जो शासक रहे, सम्राट रहे, बड़े राजा रहे मुग़लों के, उनका ये प्रयास रहा कि अजमेर पर हमेशा आधिपत्य रखा जाए ताकि उनको आने और जाने में किसी प्रकार की दुविधा न हो। तो इस प्रकार लेखक ने अजमेर के महत्व को इसमें बखूबी जो है वो प्रदर्शित किया है इस ग्रंथ में। इसके अलावा देखिए मुग़ल सेनाओं द्वारा जो राजस्थान में मुग़ल सेनाओं द्वारा जितनी भी जो मतलब गाँवों में दुर्दशा की गई, उनका लूटमार की गई गाँव में, उसका भी इसमें वर्णन दिया गया है। और साथ में देखिए राजस्थान के वस्त्र, ठीक है, जिनमें देखिए एक तो जो सिर पे जो बांधा जाता है फेटा, ठीक है, उसके बारे में, दुपट्टे के बारे में, धोती के बारे में, और गरीब लोगों का जो खाना था खिचड़ी, उसका भी इसमें ग्रंथ में वर्णन किया है लेखक ने। उस समय की मुद्राओं का वर्णन किया है, और उस समय जो धातु उद्योग था राजस्थान में, उसकी जो स्थितियाँ थी धातु उद्योग की, उसका भी इसमें वर्णन किया है। और साथ ही साथ औरंगजेब के जो अभियान थे, जो प्रमुख अभियान रहे औरंगजेब के, उनका भी इसमें वर्णन किया है इस ग्रंथ में। अगला ग्रंथ आता है मुंतखब उल लुबाब, और इसके लेखक थे मोहम्मद हासिम खाफी खां। और इसमें लेखक ने 17वीं सदी के राजस्थान की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक इन दशाओं का अच्छा उल्लेख किया है, अच्छा वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 21 ग्रंथ हो गए जो महत्वपूर्ण है, जिनसे हमें
राजस्थान की जानकारी प्राप्त होती है। ये वो फारसी ग्रंथ थे। और देखिए इसके अलावा और भी कई ग्रंथ हैं जिनके बारे में देखिए मैं इधर आपको लिस्ट में दिखा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। थोड़ी देर लगेगी आपको, आप ये ज़रूर देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और यहाँ पर देखिए हमारा ऐतिहासिक साहित्य जो बिंदु था वह समाप्त हो जाता है। हमने अभी तक राजस्थान के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमने पुरालेखीय स्रोत, और आज तीसरा जो है ऐतिहासिक साहित्य। ये तीनों हमारे जो है आज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए